स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई इमरजेंसी आ जाती है, उसके लिए एक योजना बनाई जाती है। जैसे कोविड आया, उसके लिए योजना बनाई गई। तो इसके भिन्न कारण हैं पॉलिसी बनाने के या किसी परियोजना या स्कीम को बनाने के कई कारण हो सकते हैं। बट फॉर अ पॉलिसी और एन आइडिया टू फ्रक्टिफाई एंड सस्टेन, it is important that it should be politically acceptable, socially desirable, technologically feasible, financially viable, administratively doable, judicially tenable and emotionally relatable. आप ये पॉलिसी बनाते हैं कि हम इस देश में रिजर्वेशन समाप्त करेंगे। टॉयलेट ही नहीं है। Yes, 33.4% of the respondents they said they had no toilet. रियल समस्या इस देश में पॉलिसी नहीं है। रियल समस्या इस देश में इम्प्लीमेंटेशन की है। We actually focus on कि इस स्कीम ने क्या किया, मेक इन इंडिया ने क्या किया, बट हमें देखना चाहिए कि ये जो एक डेटा है, इसमें कई सारे फैक्टर्स वर्क करते हैं। आप जिसके लिए पॉलिसी बना रहे हैं, अगर आपने उसको नहीं जाना तो पॉलिसी फेल होगी। वेलकम टू पॉडकास्ट 6 ऑफ IAS बिहाइंड द सीन्स। सरकारी योजनाएं हम सबके जीवन को प्रभावित करती हैं। कैसे बनती हैं, क्या चैलेंजेस होते हैं, ये थॉट कहां से आती है, फिर प्लान कैसे होती है, ये कमिटीज काम कैसे करती हैं, कहां पर अच्छी रहती हैं, कहां पर गैप आता है, उन गैप को प्लग कैसे किया जाता है। जितनी चीजें बताई जाती हैं न्यूज में कि जबरदस्त आपकी योजनाएं हैं, क्या वो वाकई जबरदस्त चल रही हैं? इट मींस क्या ग्राउंड पर वैसा रिजल्ट आ रहा है? क्या हो अगर आपको इस सब के बारे में एक ऐसे व्यक्ति से जानने को मिले जिन्होंने ग्राउंड पर SDM, ADM, DM एंड देन टू द हाईएस्ट लेवल सेक्रेटरी इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक इस पूरे योजना के हर एक स्तर पे अपना योगदान दिया। तो यानी कि सब कुछ आपके सामने होगा। तो शुरुआत करते हैं एक इस लाइन से, कागज पर बनी योजनाएं कागज पर ही उसे मिली। कई बार ऐसा होता है ना, बनी थी लेकिन कागज पर ही है। वेलकम टू दिस पॉडकास्ट मिस्टर अनिल स्वरूप सर। सर, शुरुआत इससे करते हैं कि जब कोई गवर्नमेंट स्कीम बनती है तो वो थॉट आती कहां से है? देखिए, इसमें कोई निर्धारित व्यवस्था नहीं है। कई बार जैसे प्राइम मिनिस्टर को ये आइडिया आया तो उन्होंने कहा कि भाई इस पे आगे कार्य करो। कई बार उस आइडिया पे पहले एक विचार होता है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनता है, वो विचार करता है, तब करता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई इमरजेंसी आ जाती है, उसके लिए एक योजना बनाई जाती है। जैसे कोविड आया, उसके लिए योजना बनाई गई। तो इसके भिन्न कारण हैं पॉलिसी बनाने के या किसी परियोजना या स्कीम को बनाने के कई कारण हो सकते हैं, और उन कारणों के अनुरूप समस्या के समाधान के लिए योजना आती है। कई बार समस्या नहीं होती लेकिन फिर भी योजना आती है किसी को लाभ पहुंचाने के लिए, और वो वास्तविक लाभ, जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आई थी जिससे गरीबों को स्वास्थ्य बीमा मिल सके। आपने अभी नई एजुकेशन पॉलिसी का सुना होगा, जो पॉलिसी आई थी 2-3 साल पहले। वो क्योंकि 80 के दशक में पूर्व पॉलिसी बनी थी, व्यवस्था काफ़ी परिवर्तित हो गई, इसलिए कमेटी बनाई, उसने योजना बनाई। तो इसकी जो प्रक्रिया है अलग अलग होती है, लेकिन अंततः कोई भी पॉलिसी, चाहे वो भारत सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, जो अंततः निर्णय लेने का अधिकार जो है वो कैबिनेट को होता है जी। कोई भी पॉलिसी बिना कैबिनेट के डिसीजन के नहीं बनती। तो अंततः निर्णय तो वहां होता है, लेकिन उससे पूर्व की प्रक्रिया अलग अलग होती है। निर्भर करता है कि कितनी त्वरित गति से आपको पॉलिसी चाहिए। अगर आपको तुरंत चाहिए, जैसे कोविड का मैंने बताया, तो उसमें तुरंत प्रक्रिया बन जाती है। एजुकेशन पॉलिसी में करीब 6 साल लगे, वो कमेटी बैठी रही। तो ये भी कहना उचित नहीं होगा कि 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में, 1 साल में, 2 साल में। इस बात पे निर्भर करता है कि पॉलिसी का नेचर क्या है, किस प्रकार की समस्या इशू को रिजॉल्व करने का प्रयास हो रहा है, उसके अनुरूप फिर पॉलिसी बनती है। तो यानी कि कोई एक पोजीशन नहीं है कि मिनिस्टर का लेवल है या सेक्रेटरी का लेवल है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो थॉट कहीं से भी हो सकती है। मींस अल्टीमेट डिसीजन मेकर देन कैबिनेट होती है। सर, वंस दैट थॉट कम्स, तो उसके बाद फिर उसका एक ड्राफ्ट बनता है। वो ड्राफ्ट कैसे बनता है? ड्राफ्ट भी अलग अलग बनता है। अब जैसे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ड्राफ्ट बना था, जो कमेटी बनाई गई थी, पहले TSR सुब्रमण्यन साहब की अध्यक्षता में बनाई गई थी, उसके बाद दूसरी कमेटी बनी। तो इसमें 6 साल लगे ड्राफ्ट बनाने में, क्योंकि उन्होंने पॉलिसी का ड्राफ्ट बनाया था। अप्रूवल तो कैबिनेट ने दिया था। उसी के अगर आप विपरीत में देखें कि कोविड समय में जो स्कीम्स बनाई गई वो तुरंत बनाई गई, क्योंकि तुरंत जरूरत थी। तो इसका भी बड़ा निर्धारित नहीं है कि इतने समय में होगा। ये इस बात पे निर्भर करता है कि किस इशू को एड्रेस कर रहे हैं, किस समस्या को एड्रेस कर रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं।
तो तुरंत आता है। जैसे फार्मर्स लेजिस्लेशन आया था, वो भी एक पॉलिसी थी, बिल्कुल, है ना। कई वर्षों से उस पर चर्चा चल रही थी, 2000 से चर्चा चल रही थी जी, इतना समय लगा आके बनी, और बन के फिर वो नहीं चली। तो पॉलिसी का बनाने का अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, जो चिंतन होता है अलग अलग होता है। कई बार सरकारी कमेटी बन जाती है सेक्रेटरीज की, वो वर्कआउट करती है डिटेल्स। कई बार आउटसाइड द गवर्नमेंट बन जाती है, सरकार एक कमेटी बना देती है, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। कई बार मिनिस्टर्स की कमेटी बन जाती है। तो ये सब प्रक्रिया है। निर्णय ना तो वो सचिव की कमेटी लेती है, ना मंत्री कमेटी लेती है, ना वो आउटसाइड। वो सिर्फ प्रस्तुत करती है एक ड्राफ्ट, जिसका अंततः निर्णय कैबिनेट लेती है। ये है प्रक्रिया इसकी। सर, आपने जैसे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात की, और आपका ये कहना है कि कई बार जो बहुत अच्छी योजना होती है वो ग्राउंड पर फेल्योर भी साबित हो जाती है। सो इसमें क्या क्या पॉइंट है? किसी एक स्कीम आपके अनुभव से एग्जाम्पल देकर समझाएं। देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक बहुत अच्छा उदाहरण है जी, एक अच्छी पॉलिसी का। समय अवश्य लगा, लेकिन मेरे व्यक्तिगत विचार में ये मेरा ख्याल से एक बहुत ही बढ़िया डॉक्यूमेंट है। इस पॉलिसी के अंदर शिक्षा से संबंधित जितनी समस्याएं हैं, जितनी, उन सबको एड्रेस करने का प्रयास किया गया है। तो उस दृष्टिकोण से बहुत ही परिपक्व पॉलिसी है। ठीक। लेकिन इसमें प्रश्न ये आता है, जो कि अन्य पॉलिसी के लिए भी कभी कभी आता है, कि क्या जो पॉलिसी बनी है वो इम्प्लीमेंटेबल है या नहीं। मतलब उसको लागू करने में क्या समस्याएं आएंगी। मैं इसमें थोड़ा सा व्यक्तिगत उदाहरण देना चाहूंगा, क्योंकि मैं सचिव शिक्षा था जब ये कमेटी बनी थी। मुझे स्मरण है कि डॉक्टर कस्तूरी रंगन, उनकी कमेटी आई थी मुझसे मिलने, और उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका क्या सुझाव है पॉलिसी के बारे में। तो मैंने उनसे मजाक में कहा कि आप खाली पॉलिसी बना देंगे तो बेकार होगा, आपको इसके साथ एक एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। ये मेरा व्यक्तिगत मत है सब पॉलिसीज के बारे में। मेरा ये मानना है कि पॉलिसीज आइडियाज का आर्टिकुलेशन होता है, यानी कि आपके जो विचार हैं उनको आपने इकट्ठा करके एक जगह पे रखा। समस्या इस देश में पॉलिसी बनाने की उतनी नहीं है जितना इंप्लीमेंटेशन की है। इसलिए कोई भी पॉलिसी बनाते समय उसको ग्राउंड से कनेक्ट होना चाहिए। यानी कि जब आप उसका इंप्लीमेंटेशन प्लान बनाएंगे तो आपको जानकारी होगी कि कौन से क्षेत्र में क्या समस्या आ सकती है। मैंने कुछ अन्य स्थलों पर भी ये बात कही है कि इट इज इजी टू हैव एन आइडिया इन अ कंट्री लाइक इंडिया, एंड एज आई सेड, policies are articulation of those ideas, organized articulation of those ideas. But for a policy or an idea to fructify and sustain, it is important that it should be politically acceptable, socially desirable, technologically feasible, financially viable, administratively doable, judicially tenable and emotionally relatable. अब ये आपको बहुत सारी चीजें लगेंगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर ये 7 पहलुओं को उस पॉलिसी में नहीं देखा गया है तो उसकी इंप्लीमेंटेशन में निश्चित समस्याएं आएंगी। मैं, चूंकि आपने शिक्षा नीति का कहा है, एजुकेशन पॉलिसी का, मैं एजुकेशन पॉलिसी को इन पैरामीटर्स पे देख के आपको बताने की प्रयास करूंगा कि इसके इंप्लीमेंटेशन में क्या पॉसिबल समस्याएं आ सकती हैं। जहां तक पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी का सवाल है, एजुकेशन पॉलिसी इज पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल बिकॉज कैबिनेट ने अप्रूव किया है, सब सरकारें कह रही हैं अच्छी पॉलिसी है, तो पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप मान लीजिए कोई ऐसी पॉलिसी प्रस्ताव रखते हैं, चाहे अधिकारी के रूप में या बाहर के रूप में, जो कि पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल नहीं है। उदाहरण के तौर पे आप ये पॉलिसी बनाते हैं कि हम इस देश में रिजर्वेशन समाप्त करेंगे। मैं ये नहीं कहना चाहता सही है गलत है, लेकिन मान लीजिए सचिवों की एक समिति बनी या आउटसाइडर ने कहा, या आप शायद इस देश में रेफरेंडम कराएं तो लोग कहेंगे रिजर्वेशन खत्म करते हैं। क्या वो पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल है? नहीं होगा, तो वो नहीं हो सकती पॉलिसी। तो हमें पहला पैरामीटर है पॉलिटिकल एक्सेप्टेबल, एजुकेशन पॉलिसी पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल है। दूसरा है सोशली डिजायरेबल, यानी कि जो पॉलिसी आप बना रहे हैं उसकी आवश्यकता है या नहीं समाज में। अब देखिए, आप जो पॉपुलेशन पॉलिसी थी, फैमिली प्लानिंग पॉलिसी 70 के दशक में जी, वो पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल थी जी, लेकिन सोशली डिजायरेबल नहीं थी। वो फेल कर गई पॉलिसी। इसलिए पॉलिसी को सोशली डिजायरेबल होना जरूरी है। अब मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर आता हूं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज सोशली डिजायरेबल, नो वन इज कंटेस्टिंग इट। एग्जैक्टली, हर जना समझता है कि उसकी आवश्यकता है, तो पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल हो गई, सोशली डिजायरेबल। अब आइए टेक्नोलॉजिकली फीजिबल। आप कोई योजना बनाते हैं या कोई स्कीम बनाते हैं या आप पॉलिसी बनाते हैं, अगर वो टेक्नोलॉजी आपके पास उस समय नहीं है तो वो सिर्फ आइडिया रह जाएगा, नहीं इंप्लीमेंट होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर, जब मैं शिक्षा सचिव था, किसी ने आगे मुझसे कहा कि साहब, अगर आपके पास टीचर्स की कमी है तो आप वेबकास्ट क्यों नहीं कर देते और सब जगह आप टीवी लगा दीजिए, सेंट्रली आपका टीचिंग हो जाएगी। तो मैंने उसको बताया, भाई अभी इंटरनेट नहीं है पूरे देश में, क्या हम वो कर सकते हैं? कहने का तात्पर्य यह है कि आप कोई भी
पॉलिसी बनाए उसकी टेक्नोलॉजिकल फीजिबिलिटी आवश्यक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो भी बात कही गई है वो सब टेक्नोलॉजिकली फीजिबल है, तो वहां भी ठीक है। अब आता है चौथा पिरामिड, वो है फाइनेंशियल वायबिलिटी। हम मजाक में कभी कभी कहते हैं जेब में नहीं पत्ता चल दिया कलकत्ता। आपके पास वो पैसा तो होना चाहिए किसी भी आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए। यहां मैं देख रहा हूं कि एजुकेशन पॉलिसी में थोड़ी समस्या आ रही है। एग्जैक्टली। क्योंकि डॉक्टर कस्तूरी रंगन और उनकी कमेटी ने जो कहा, उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जीडीपी का 6% की आवश्यकता होगी जी। अब समस्या यह है कि पिछले कई दशकों में अधिकतम धनराशि जो आवंटित हुई वो 3.1%, यस, इससे ज्यादा धनराशि नहीं हुई जी। और आने वाले दिनों में भी मुझे नहीं दिख रहा कि 6% धनराशि मिल पाएगी। अगर वो पैसा नहीं होगा तो पॉलिसी इंप्लीमेंट कैसे होगी? सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आइडियाज बहुत बहुत अच्छे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा है कि फाउंडेशन लर्निंग होनी चाहिए, प्री स्कूल लर्निंग होनी चाहिए, क्योंकि ये स्थापित है कि किसी बच्चे का मस्तिष्क पहले 6-7 साल में बन जाता है। Exactly. पूर्व में इस बात पे ध्यान नहीं आता। अब ये पॉलिसी कह रही है और सही कह रही है, लेकिन उसके लिए आपको ट्रेनर्स चाहिए, लोग चाहिए, तो अगर वो नहीं है तो आप कैसे करेंगे? धनराशि होना आवश्यक है। अब आइए 5वें पैरामीटर पर कि एडमिनिस्ट्रेटिवली डूएबल। एडमिनिस्ट्रेटिव डूएबिलिटी का मतलब यह है कि किसी आइडिया को या पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या आपके पास ह्यूमन रिसोर्स है, यानी कि इतने लोग हैं कि उसको कर सकें। अब जैसे हम हेल्थ के लिए सरकार पैसा भी दे रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, टेक्नोलॉजी भी है, सब है, लेकिन डॉक्टर नहीं है फील्ड में जी, नर्सेज नहीं है। तो जब तक आप उनकी व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक अगर वो पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल भी है, सोशली डिजायरेबल भी है, टेक्नोलॉजिकली फीजिबल भी है, फाइनेंशियली वायबल भी है, पैसा भी है, लेकिन वो व्यक्ति नहीं है, तो व्यक्ति का होना जरूरी है। अब छठा है जुडिशियल टेनेबिलिटी, यानी कि कोई भी आप पॉलिसी बनाएंगे आपको देखना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनली या लीगली वैलिड नहीं है तो उसको कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर देंगे। Exactly. तो ये आवश्यक है। इसमें भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कोई भी ऐसी चीज नहीं कही है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है, पूरी वैलिड है। और लास्ट है वो है इमोशनल रिलेटेबिलिटी, यानी कि जिस व्यक्ति के लिए आप पॉलिसी बना रहे हैं उस व्यक्ति को क्या वो चीज समझ में आ रही है, वो उसकी उपादेयता उपयोगिता समझ रहा है। अगर वो नहीं समझ रहा है तो चाहे आप जितना अच्छा समझें, चाहे वो पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल हो, चाहे पैसा भी हो, वो इंप्लीमेंट नहीं होगी। इस संबंध में फार्म्स लेजिस्लेशन का मैं उदाहरण देना चाहूंगा आपको। फार्म्स लेजिस्लेशन मेरे विचार से उपयोगी था और लाभकारी भी था काश्तकारों के लिए, लेकिन शायद सरकार जिस तरीके से उसको समझाना चाहिए उसको नहीं समझ पाए, तो जो रेसिपिएंट था वो इमोशनली रिलेट नहीं कर सका। इसलिए आवश्यक है कि कोई भी आप पॉलिसी बनाएं तो इन 7 पहलुओं को जरूर देखें। कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि इन पहलुओं की वजह से आप कुछ ना करें। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप ये कर सकते हैं, इन पहलुओं का ध्यान रखें और आप अपनी बात इस प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं कि जिसके लिए आपने पॉलिसी बनाई वो उसको ग्रहण करे, वो समझे कि उसके उपयोग के लिए। इसी तरह आप वित्त की व्यवस्था कर सकते हैं। मैं उदाहरण देना चाहूंगा फिर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जब योजना बनी थी वो भी एक आइडिया था, वो भी एक पॉलिसी थी, फिर स्कीम में आई। उसके लिए शुरू में हमें पैसे की तकलीफ हुई, लेकिन वो स्कीम इतनी अच्छी थी और जो जहां जहां हुआ लोगों को इतना लाभ हुआ कि 2 साल के बाद मुझे स्मरण है कि जॉइंट सेक्रेटरी बजट मुझे फोन करके पूछते थे कि आपको कितना पैसा चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आइडिया अच्छा है और आप उसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि वो अच्छा हो रहा है तो पैसा भी आएगा आपके पास। तो ये 7 जो पिलर्स मैंने बताए या ऑब्स्टिकल्स बताए, ये एक्चुअली ऑब्स्टिकल्स नहीं है, लेकिन ध्यान रखने चाहिए जब आप कोई पॉलिसी बनाते हैं। आई होप आप सब ने इस इंटरेस्टिंग डिस्कशन को सुन लिया होगा। आप इसको लिख लीजिए, क्योंकि डायरेक्टली जब क्वेश्चन आएगा पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में फ्लॉज पर क्या होना चाहिए तो यू आर गोइंग टू राइट इट। तो सर ने जो बताया जरा कमेंट में बताएंगे सर ने क्या बताया और किस सीक्वेंस में बताया, क्योंकि सीक्वेंस बड़ी मैटर करती है। तो आप कुछ एब्रिवेशन रख सकते हैं, जैसे PSTFALE, तो P से आपका पॉलिटिकल वाला एंगल हो गया, फिर S से सोशल वाला एंगल हो गया, फिर T से टेक्नोलॉजिकल हो गया, F से फाइनेंशियल हो गया, A से एडमिनिस्ट्रेटिव डूएबिलिटी हो गई, L से लीगल वाला पार्ट हो गया और E से फिर इमोशनल वाला पार्ट हो गया। तो दिमाग में रखिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली समझ में आ जाता है, फिर लिखने बैठते हैं तो रिटेन नहीं हो पाता, मतलब रिकॉल नहीं हो पाता। थैंक यू सर फॉर दिस। सो नेक्स्ट इज सर, हु ड्राइव्स दिस थॉट, मीन्स जब वो थॉट आ जाती है कि दिस पॉलिसी नीड्स टू बी डन, कैबिनेट ने डिसीजन ले लिया है, तो अब हम जानना चाहेंगे कि बिहाइंड द कर्टेन्स, मीन्स हमारा पॉडकास्ट है बिहाइंड द सीन्स, तो कैबिनेट से बनने के बाद फिर क्या प्रक्रिया होती है जिससे कि वो पॉलिसी अब ग्राउंड तक जाती है? देखिए, जब ये पॉलिसी अनाउंस हो जाती है तो उसके फॉलोअप गवर्नमेंट ऑर्डर्स निकलते हैं कि हर पॉलिसी के एस्पेक्ट का इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, कौन करेगा, कब करेगा,
उसके लिए वित्त की व्यवस्था क्या होगी, ये सब चीजें उन गवर्नमेंट ऑर्डर्स में आता है। तो पॉलिसी तो एक डिसीजन हो गया, लेकिन पॉलिसी इटसेल्फ डजंट गेट इम्प्लीमेंटेड। उस पॉलिसी को कौन इंप्लीमेंट करेगा, कैसे इंप्लीमेंट करेगा, उसके लिए पैसा कहां से आएगा, उसका शेड्यूल क्या होगा, ग्राउंड पे कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये सब चीजें फिर डिटेल्ड ऑर्डर्स निकलते हैं। ओके, हर एस्पेक्ट ऑफ पॉलिसी के। और डिटेल्ड ऑर्डर्स आर इशूड फ्रॉम रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्री। कई बार ऐसा होता है कि जैसे ये जरूरी नहीं है कि जिस मिनिस्ट्री ने पॉलिसी बनाई है वही सब ऑर्डर करे, कई और मिनिस्ट्री का भी उसमें भूमिका हो सकती है। तो जिसकी भूमिका है जिस मंत्रालय की, वो उसको अपना ऑर्डर्स निकालता है। ओके, वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ ODF, ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया। सो ये डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के कोऑर्डिनेशन से ही हो पाया। सो सर, लेट्स टॉक ऑन दिस पर्टिकुलर स्कीम। तो सर, आई वाज रीडिंग वन आर्टिकल ऑफ योर्स। सो यू अलॉन्ग विद सर्टेन NGO कंडक्टेड वन सर्वे। तो सर्वे में जो डेटा आया है, सो आई हैव द डेटा। सो उसमें सर एक लाइन है कि ग्राउंड पर जो रियलिटीज़ हैं दे आर ग्रॉस एंड डेटा बीइंग फज्ड। तो उसमें, तो उस पर आपका क्या कहना है? जैसे पहले तो मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा जी कि सरकारी स्कीमों में ये एक सफलतम स्कीम है। सरकारी स्कीमों में ये एक सफलतम स्कीम है, लेकिन इस स्कीम में भी कुछ पहलू ऐसे हैं जिनके बारे में विचार करना आवश्यक है जी। Hence, it is important to evaluate every scheme periodically to assess whether it is being implemented. यानी कि उसका क्रियान्वयन जिस प्रकार से पॉलिसी या स्कीम में निर्धारित था उस हिसाब से हो रहा है नहीं हो रहा। वही जो मैंने सर्वे कराया, इसमें बड़े अचंभे वाले रिजल्ट्स आए, क्योंकि हमने इस देश को ODF क्लेम कर कि ओपन डेफिकेशन फ्री हो गया जी, जबकि वास्तविकता धरातल की ये है कि कई बड़ी मात्रा में, स्पेशली कुछ प्रदेशों में जो इस सर्वे में आया है, टॉयलेट ही नहीं है वहाँ। Yes, 33.4% of the respondents they said they had no toilet. So मेरा ये कहना है कि देखिए, अगर 67% के पास है तो एक अच्छी सफलता है, ठीक। लेकिन ये कहना है कि हम ODF हो गए हैं जब टॉयलेट ही नहीं, ODF कैसे होंगे जी। दूसरा भी इसका पहलू है कि मान लीजिए टॉयलेट है भी जी, क्या उसका उपयोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जो इवैल्यूएशन है वो इसलिए आवश्यक है कि अच्छी से अच्छी स्कीम में इम्प्लीमेंटेशन में समस्याएं आती हैं। तो ये आवश्यक है सरकार के लिए, जो भी व्यक्ति है वो जानकारी करे कि अगर ये नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा। उद्देश्य ये है, उद्देश्य खाली क्रिटिसिज्म नहीं है, उद्देश्य ये है कि जो नहीं हो रहा उसका कारण जान के उसका समाधान करें जी। क्योंकि योजना बहुत अच्छी है जी, योजना काफी हद तक अच्छी भी चली जी। लेकिन अगर हम आंख बंद कर लेंगे और ये कहेंगे कि सब ठीक है, सब चंगा सी, तो प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर मॉनिटरिंग वाला गैप है अभी भी कई सारी योजनाओं में। एक सर, आपने मेक इन इंडिया पर ऐसा ही कोट किया था कि मेक इन इंडिया का प्रॉमिस था कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बूस्ट होगा, बट हमारे पास जो डेटा है 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स का, तो उसमें हमने डिक्लाइन देखा। सो यू फाउंड आउट कि गवर्नमेंट के पास कोई इवैल्यूएशन, थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन मैकेनिज्म नहीं है। सो इन जनरल क्या स्कीम्स में ये कहना ठीक नहीं होगा कि थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन मैकेनिज्म नहीं है। ये है, और कई स्कीम्स का होता है थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन इन सर्टेन स्कीम्स, फॉर एग्जांपल मेक इन इंडिया। हो सकता है इसमें भी हुआ, लेकिन कोई पब्लिक डोमेन में नहीं है। मेरा ये कहना है कि हर स्कीम का, हर पॉलिसी का थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन होना चाहिए, और शायद ये अगर हो रहा है तो हमें जानकारी नहीं है, जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि उसका उद्देश्य फिर वही है कि हम समझें कि अगर कमी है तो क्या है। आपने मेक इन इंडिया का उदाहरण लिया, अब मेक इन इंडिया के 2 प्रमुख उद्देश्य थे, ठीक है। एक तो मैन्युफैक्चरिंग में कंपोनेंट बढ़ाना और दूसरा था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना। ये दोनों लिंक्ड हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में अगर एज ए परसेंटेज ऑफ GDP बढ़ेगा तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। इन दोनों मापदंडों में जो कि मेक इन इंडिया के लक्ष्य थे उनकी प्राप्ति नहीं हुई है जी। अब पहले तो हमें मानना पड़ेगा कि प्राप्ति नहीं हुई है। अगर हम ये कहेंगे नहीं सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो फिर हम देखेंगे नहीं। अगर नहीं हुई है तो अगला स्टेप ये है कि उसके कारणों की जानकारी करें। लोग अक्सर कहते हैं साहब बीच में कोविड आ गया, कोविड की वजह से। जो मैंने अपने आर्टिकल में डेटा लिखा है वो कोविड से पहले का है। यस, कोविड से पहले का डेटा है, कोविड से पहले का डेटा है। तो ये हमें मानना, देखिए इतनी ह्यूमिलिटी हमारे पास होनी चाहिए कि अगर मुझ में कोई कमी आ रही है या स्कीम में कोई कमी आ रही है तो उसको हम एक्सेप्ट करें। मेरा ये स्पष्ट मानना है कि जब तक आप कमी को मानेंगे नहीं तब तक सुधारेंगे कैसे। अगर आप ये कहेंगे सब बढ़िया चल रहा है तो सुधार का तो फिर गुंजाइश ही नहीं है। आपने कह दिया सब ठीक चल रहा है। तो इस प्रकार की जितनी योजनाएं हैं मेरे विचार से उनका थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन होना चाहिए, क्योंकि रियल समस्या इस देश में पॉलिसी नहीं है, रियल समस्या इस देश में इम्प्लीमेंटेशन की है। एग्जैक्टली। और जब आप इवैल्यूएट करते हैं तो एसेस करते हैं कि कहाँ
कमी रह गई, पॉलिसी लेवल पे कमी रह गई? क्या ऐसी पॉलिसी पैरामीटर्स थे जिसकी वजह से इंप्लीमेंट नहीं हो गया, या पॉलिसी पैरामीटर्स ठीक थे लेकिन इंप्लीमेंटेशन में कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स थे जो आप नहीं देख पाए, और उसको कैसे सुधारें? तो अभी तक हमने पॉलिसी थॉट की बात की, कहाँ से वो थॉट आती है, बैकग्राउंड में क्या चलता है। उसके बाद सर ने आपको 7 क्राइटेरिया बताए। उसके बाद हमने बात की कई बार प्रोसेस, पॉलिसी सब कुछ बहुत अच्छा है बट ग्राउंड पर इम्प्लीमेंटेशन में फ्लॉज हैं। वो फ्लॉज हमें टाइम से नहीं पता लगते क्योंकि थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन कई जगह पर नहीं हो पाता। अगर होता है तो कई जगह वो डेटा बाहर नहीं आता। व्हेन आई एम सेइंग थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट के अलावा कोई रिसर्च ग्रुप हो सकता है, थिंक टैंक हो सकता है, कोई एनजीओ हो सकते हैं, दे कैन एक्चुअली डू दैट सो दैट दे कैन गिव द ग्राउंड पिक्चर। तो मतलब वो सबको चाहिए, मीन्स गवर्नमेंट में भी जो लोग काम कर रहे हैं वो भी यही चाहते हैं कि जो एफर्ट्स वो करें उसका ग्राउंड पर रिजल्ट आए। एक और चीज सर ने बहुत अच्छी बताई, जैसे ये डेटा बता रहा है कि 2016-17 में 8.2% जीडीपी ग्रोथ रेट, फिर 17-18 7.2, 18-19 6.1, फिर 19-20 4.2%। तो कई बार हमारी जो अप्रोच होती है टुवर्ड्स स्कीम्स वो ऐसे होती है, ओहो हमने डेटा देखा, जीडीपी 4 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स डिक्लाइन हुआ, फिर हमारा कोविड आया, तो वी एक्चुअली फोकस ऑन कि इस स्कीम ने क्या किया, मेक इन इंडिया ने क्या किया। बट हमें देखना चाहिए कि ये जो एक डेटा है इसमें कई सारे फैक्टर्स वर्क करते हैं। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ग्लोबल स्लोडाउन चल रहा था, ऐसा भी हो सकता है कहीं वॉर चल रहा था, उस कारण जो है ऑयल सप्लाई पे इम्पैक्ट पड़ा। देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स। यहाँ पर जो मुद्दा है वो केवल ये नहीं है कि हमने कुछ डेटा देखा और किसी एक योजना पर सवाल कर दिया। पर्पस केवल ये है कि उस योजना पर हमने इवैल्यूएशन किया कि नहीं किया, अगर उसमें कोई स्कोप था इंप्रूवमेंट का तो वो इंप्रूवमेंट के लिए हमने नेक्स्ट क्या स्टेप्स लिए। तो जब हम आप सब इस बारे में अवेयर होते हैं, केवल रैंडम क्रिटिसिज्म नहीं करते, एक वेल इन्फॉर्म्ड क्रिटिसिज्म करते हैं, तो आई थिंक वी कैन ऐड वैल्यू। और ऐसे जो डिस्कशंस हैं सर के साथ, इसका ऑब्जेक्टिव इस पॉडकास्ट का वही है। सर, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सर, जब हम पॉलिसी प्लानिंग करते हैं तो कई जगह बात आती है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता। सर, डू यू सी कि इंडिया में पॉलिसी प्लानिंग में देयर शुड बी सम फ्रेमवर्क लाइक दिस, जैसे कि सर फार्मर लेजिस्लेशन, तो इसमें कहा गया कि जो फार्मर ग्रुप्स हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर इंडिया का एक तरीके से नहीं चलता, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग चैलेंजेस हैं, क्रॉप्स, मॉडल ऑफ सेलिंग अलग अलग है, मार्केटिंग, एवरीथिंग इज डिफरेंट। तो ऐसे में डू यू थिंक इंडिया नीड्स अ फ्रेमवर्क वेयर एट पर्टिकुलर स्टेज स्टेक होल्डर्स नीड टू बी एम्पैनल्ड, नीड टू बी इन्वॉल्व्ड? देखिए, प्राइवेट सेक्टर में चाहे वो थम्स अप हो, कोको कोला हो, जब बनाते हैं तो अपने कंज्यूमर्स को रिसर्च करते हैं, उनकी क्या आवश्यकता है। हलवाई भी जब जलेबी बनाता है तो देखकर बनाता है कि वहाँ पे ज़्यादा मीठा खाते हैं लोग, कम मीठा, उसी हिसाब से जलेबी बनाते हैं। बिल्कुल सही सर। यही चीज़ पॉलिसी के लिए अप्लाई करते हैं। आप जिसके लिए पॉलिसी बना रहे हैं, अगर आपने उसको नहीं जाना तो पॉलिसी फेल होगी। बिल्कुल, क्योंकि पॉलिसी बनती किसी व्यक्ति विशेष या समूह विशेष के लिए है, सरकार के लिए नहीं बनती। वो किसी का लाभ पहुंचाने के लिए। तो आपको देखना पड़ेगा उसको पीला पसंद है, लाल पसंद है, क्या पसंद है। ये जरूरी नहीं कि आप उसके पसंद के अनुरूप बनाएं, लेकिन जानना जरूरी है कि उसकी क्या पसंद है जी। क्योंकि आप उसको अगर ढालना चाहें दूसरे तरीके में, बिना जाने आप उसे ढाल नहीं पाएंगे। तो स्टेक होल्डर्स से डायलॉग इज एब्सोल्युटली नेसेसरी इन एनी पॉलिसी फॉर्मुलेशन। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि जब राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना बनी थी, एक कारण उसकी सक्सेस का ये था कि जितने स्टेक होल्डर्स थे, बड़ा इंटेंसिव उनसे डायलॉग हुआ। इंटेंसिव, इंश्योरेंस कंपनी थी, स्टेट गवर्नमेंट्स थी, बेनिफिशियरी था, जितने हॉस्पिटल्स थे, हॉस्पिटल ग्रुप्स थे, इन सबसे इंटेंसिव डायलॉग हुआ और समझने का प्रयास किया गया कि अगर ये बात मैं इंप्लीमेंट करूंगा तो उनका क्या भूमिका होगी। एक बार उनका एंडोर्समेंट हो गया। ऐसा नहीं है कि उसमें डिफरेंस ओपिनियन नहीं होता था, कई जगह होता था डिफरेंस ओपिनियन, और कई जगह हम उनको ओवररूल भी करते थे, लेकिन उनको पता था कि ये चीज आ रही है और ये इसके एस्पेक्ट्स हैं। अब सरप्राइज उनको एक एलिमेंट में हम पहुंचा दें और ऐसी चीज प्रस्तुत कर दें जिसको उनको पसंद नहीं है और हमने प्रयास नहीं किया उनको पसंद करवाने का, तो कैसे सक्सीड कर जाएगी पॉलिसी। फार्मर्स लेजिस्लेशन में यही हुआ कि शायद ये आभास उन फार्मर्स को, उन कृषकों को हम नहीं करा पाए कि आपके लिए हितकारी हैं। जब लॉ बन गया तब प्रयास हुआ। ये प्रयास उससे पूर्व में होना चाहिए था। एक तरीका उसका प्रयास का यह है कि आप फार्मर ग्रुप से इंटेंसिव इंटरेक्शन कीजिए कि हम ये लाने का प्रयास कर रहे हैं। कई बार तो मैं आपको बता सकता हूं कि हम तो कभी कभी उन लोगों को इंटरेस्ट ग्रुप को ही कह देते थे कि तुम बना लो क्या पॉलिसी होनी चाहिए। ऐसा होता है ना, उन्होंने बना के लिया है, फिर हमने उसको देखा कि वैधानिक दृष्टिकोण से, वित्तीय दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से हम उसको कर नहीं सकते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन बनाया उन्होंने तो उनमें ओनरशिप है। ये बिल्कुल क्लियर सिद्धांत है
कि जिसके लिए आप जो बना रहे हैं, अगर आप उनको कॉन्फिडेंस में लेंगे और उनसे डायलॉग करेंगे तो चांसेस हैं, हो सकता है फिर भी रिजेक्ट कर दें, कि वो उसे एक्सेप्ट करेंगे। वो कहेंगे अच्छा ठीक है, इसने हमारी 20% बात नहीं मानी, लेकिन 80% जो हमने कहा वही कर रहे हैं, इससे बात बनती है। कई सरकार की योजना चली है, जैसे मैं फिर उसकी आपको दे रहा हूं, जो स्वच्छ भारत मिशन था, उसका सक्सेस का कारण यही था कि लोगों से चर्चा की गई विस्तार से, स्टेट गवर्नमेंट से, एनजीओ से, जो लोग एंगेज थे उसमें, उन लोगों को इन्वॉल्व किया गया। जब वो इन्वॉल्व हुए तो वो इनपुट आया, उस हिसाब से योजना बनी। तो सरकार में हैं ऐसी योजनाएं जो कि सक्सेसफुल हुई हैं। मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि उन सक्सेस स्टोरीज को हमें समझना चाहिए। मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगा, क्योंकि 2014 में 2 क्राइसिस थी हमारे सामने, एक कोल क्राइसिस थी, एक पावर क्राइसिस थी, दोनों क्राइसिस थी। सरकार यही थी, मंत्री वही थे। कोल की समस्या का समाधान 2 साल में हो गया, पावर की समस्या का समाधान आज तक नहीं हो पाया। तो हमें समझना पड़ेगा क्यों। एक उदाहरण देना चाहूंगा, कोल की जो पॉलिसी बनी थी उसमें स्टेट्स को टोटली कॉन्फिडेंस में लिया गया था। आप देखिए, कोयला ऐसे प्रदेशों में है जो कि उस समय ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स थी और आज भी ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं। वेस्ट बंगाल है जिसमें बहुत कोयला है, झारखंड है बहुत कोयला है, छत्तीसगढ़ है बहुत कोयला है। तो आज की तारीख में सब ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट। तो हमें राजनीतिक स्तर पे जो भी हो रहा हो, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर हमें वहाँ के अधिकारियों से, लोगों से चर्चा करके अगर हम बनाते हैं, कोल का सक्सेस रीजन यही था कि एक भी मीटिंग एज कोल सेक्रेटरी मैंने दिल्ली में नहीं की, सब वहां जाके की। यही बात मैं सुझाव देता था कि उदय जो पावर की योजना थी, उसमें भी ये योजनाएं स्टेट में जाके बने, दिल्ली में नहीं बने। लेकिन सर व्हाई उदय कुड नॉट परफॉर्म? देखिए, उदय के कारण ये थी कि शायद जो स्टेक होल्डर्स का जो एंगेजमेंट, इन्वॉल्वमेंट था, वो उतना नहीं हुआ। मैं अक्सर बैठकों में भी कहता था कि अगर गुजरात मॉडल कोई सक्सेसफुल है, वैसे बहुत से हैं, लेकिन पावर सेक्टर का मॉडल उनका बहुत सक्सेसफुल है। मैं अक्सर ये कहता था कि उस समय एनडीए की सरकार राजस्थान में भी थी और एनडीए की सरकार गुजरात में भी थी। मैं ये कहता था कि यहाँ के अधिकारी राजस्थान के वहाँ क्यों नहीं बैठते 15 दिन जाकर गुजरात में और समझे, और टेरेन एक सा है, एडजॉइनिंग स्टेट्स, ऐसा नहीं कि मैं केरला की बात कर रहा हूँ यूपी के लिए, नहीं, लेकिन वो नहीं हुआ। शायद अगर वो समय बिताते तो समझते विस्तार से कि गुजरात में वो मॉडल सक्सेसफुल कैसे हुआ। वो मॉडल आराम से सक्सेसफुल हो सकता था राजस्थान में। तो वो जो एंगेजमेंट होना चाहिए था स्टेट से, या स्टेट इज ए स्टेक होल्डर, मेजर स्टेक होल्डर, वो एंगेजमेंट नहीं हुआ। सर इसमें थोड़ा हम गहराई में जाएंगे। जो लोगों को उदय ना रिलेट हो रहा हो, उदय स्कीम हम बात कर रहे हैं जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं, उनके रिवाइवल के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। सर आपने कहा स्टेक होल्डर्स का प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, तो स्टेक होल्डर्स में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, वो भी हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जी, क्योंकि जो वित्तीय भार पड़ता है डिस्कॉम्स के खराब परफॉर्मेंस का, वो स्टेट गवर्नमेंट्स पर पड़ता है जी। तो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, डिस्कॉम्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं वहाँ के वो हैं, सबको आपको देखिए, मैं फिर इस बात को कह रहा हूँ, इंटरेक्शन, इंटेंसिव dialogue does not mean that there will be an agreement always. There could be a disagreement, but you get an opportunity to convince these stakeholders. They get an opportunity to convince you. Dialogue helps. That's the beauty of democracy. That is how governance can happen the best. मैं ये भी कहता हूँ कि if you have a war between center and the state, जैसे कभी कभी लगता है कि मारपीट हो रही है सेंटर स्टेट में, तो काम तो सब स्टेट में होता है, तो एग्जीक्यूशन कैसे होगा फिर अगर हम झगड़ा करेंगे। मैं कोल का ही उदाहरण बार बार देता हूं कि वहां चाहे पॉलिटिकल लेवल पे कोई मारपीट हो रही हो, आधिकारिक स्तर पे हमारी कोई सबसे फर्स्ट क्लास, हर चीफ सेक्रेटरी से बढ़िया थी रिलेशनशिप, दैट नीड्स टू बी डन। यू हैव टू टेक स्टेक होल्डर्स इनटू कॉन्फिडेंस, यू हैव टू कन्वे वैल्यू प्रोपोजिशन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप जिस व्यक्ति से बात करने जा रहे हैं उसको आपको समझाना पड़ेगा कि जो आप बात कह रहे हैं उसमें उसके लिए क्या है। जिस दिन उसको ये समझ में आ जाए कि उसके लिए भी बहुत कुछ है, वो आपकी बात मान लेगा। और आप कहेंगे कि नहीं, मेरा ये निर्णय है, मैं केंद्र सरकार का सचिव हूं, आप ये बात मानिए मेरी, वो उस समय तो हाँ चाहे भले ही कह दे, बाद में रजिस्ट करेगा। सर ने आपको कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप का एक बहुत गहन प्रिंसिपल बता दिया है, यानी कि व्हेन यू कम्युनिकेट विद समवन, यू वांट समथिंग टू बी डन, योर कम्युनिकेशन शुड अकर लाइक एन अपॉर्चुनिटी फॉर अदर पर्सन। अगर ऐसा हो रहा है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप वो काम करा लेंगे। सर इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन पे आते हैं। सो ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या क्या चुनौतियां आती हैं? देखिए, हर चीज डिस्ट्रिक्ट लेवल तक तो शायद नहीं जाती, लेकिन कुछ जाती है जी। वहां पे जो फील्ड वर्कर जो उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है स्कीम को, वो कितना ट्रेंड है, कितना उसको पता है, उसका कमिटमेंट क्या है, ये सब बातों पर निर्भर करता है। ये हम दिल्ली में बैठ के नहीं कर सकते जी। क्या वो जो डिजायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां है या नहीं। मैंने कुछ दिन झारखंड में काम किया और सरकार की बहुत अच्छी योजना है कि डिजिटली सब
पैसा दिया जाएगा लोगों को, लाभार्थी को, बहुत ही अच्छी योजना है, करप्शन खत्म हो जाएगा, ट्रैकिंग हो जाएगी। लेकिन प्रश्न ये था कि एक ब्लॉक में मैं गया, वहां पर उस ब्लॉक में कोई बैंक की ब्रांच ही नहीं थी। अब डिजिटल ट्रांसफर कैसे होगा? तो इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स जो ग्राउंड लेवल पर है वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं जी। तो जब आप योजना का क्रियान्वयन करते हैं या योजना बनाते हैं उस समय ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने कहा एक शब्द इस्तेमाल किया था ना, एडमिनिस्ट्रेटिव डुएबिलिटी जी, वो शब्द यहाँ पे इस्तेमाल होगा। यानी कि वो पहलू अगर नहीं देखा गया एडमिनिस्ट्रेटिव डुएबिलिटी तो फेल कर जाएगी स्कीम। गॉट इट। सर, हमारे व्यूअर्स की मन की बात है कि सर ने कहा कि ऑन ग्राउंड जो वर्कर्स हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनका कमिटमेंट, लेकिन सर कमिटमेंट एक पर्सनल थिंग है, राइट? एंड हाउ वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम पीपल जो ऑन ग्राउंड वर्क कर रहे हैं, क्योंकि जैसे सोशल सेक्टर की बात करूं सो उनके पास रोज इतने सारे लोग आ रहे हैं जो अलग अलग लेवल की समस्याएं, किसी गवर्नमेंट की स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो एक तरह का इमोशनल फैटीग आ जाता है। मीन्स नाउ दे आर नॉट एबल टू रिलेट विद द प्रॉब्लम इन दैट मैनर। तो डोंट यू थिंक ये कोई इंस्टीट्यूशनल इशू है rather than पर्सनल? देखिए, मैंने फील्ड पे काम किया है जी, और वहां पे फील्ड को मोटिवेट करने के टूल्स अलग हैं। सरकार में आप उनको अतिरिक्त धनराशि दे नहीं सकते, हाँ थोड़ा दे सकते। आपको उनसे इंटरेक्ट, जिस वहाँ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं या जो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर हैं उनको इंटरेक्ट करना पड़ेगा ऑफिसर। एज स्कूल सेक्रेटरी मैं फील्ड में जाता था माइन मैनेजर से बात करने के लिए। जब उनसे बात करता था मुझे लाभ होता था कि एक फीडबैक मिलता था, दूसरा उनको लगता था भाई देखिए कितना सीनियर अधिकारी हमसे आके पूछ रहा है, तो एक एंगेजमेंट बढ़ता था। देखिए, कमिटमेंट, मोटिवेशन आसान नहीं है बिल्ड करना वहां पे, आपने सही कहा, लेकिन आप उनसे एंगेज करेंगे डिफरेंट लेवल्स पर तो आप उनको समझा पाएंगे कि ही कैन डिराइव इनॉर्मस अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ डूइंग। ये कहना गलत है कि आदमी काम नहीं करना चाहता वहां पर। देखिए, हर व्यक्ति में ये चाह होती है कि वो अच्छा काम करे, हर व्यक्ति में चाह होती है कि उसको रिकग्निशन मिले। हम क्या वो रिकग्निशन देते हैं उसको? मेरे विचार से शायद हम कम रिकग्निशन देते हैं अच्छे काम करने वालों को। और रिकग्निशन मतलब ये नहीं कि हम उसे फाइनेंशियल कोई अवार्ड दें, अ पैट ऑन दी बैक। हम 200 लोगों के सामने किसी व्यक्ति की पीठ थपथपा देते हैं, देखिए उसकी छाती कितनी चौड़ी हो जाती है। अगला आदमी सोचता है अगली बार साहब मेरी कब पीठ थपथपाएंगे। देयर आर वेरियस टूल्स ऑफ मोटिवेट। इट कैन बी डन इन द फील्ड, इट हैज बीन डन इन द फील्ड बाय अ नंबर ऑफ ऑफिसर्स। द क्वेश्चन इज कि अगर हम ये मान के चलेंगे नीचे कोई काम नहीं करता, सब नकारे निकम्मे, तो गड़बड़ हो जाएगा। कुछ नकारे हैं, कुछ निकम्मे, कुछ अच्छे हैं। क्या हम उन अच्छे लोगों का समूह बना के ये डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि ये काम हो सकता है, जिससे और लोग भी प्रेरित हों उस काम करने के लिए? तो ये कोई इंस्टीट्यूशनल है, सच नहीं है। मोटिवेशन इज वेरी पर्सनल। तो वो वहां लीडरशिप स्किल्स काम आती हैं कि कैसे आप अपने साथ काम करने वालों को मोटिवेट करें कि वो काम वो करे जो आप कह रहे हैं उसको करने। सर, यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल वाले एस्पेक्ट पे मतलब जो आइडिया था, सो आई वाज रीडिंग अ डॉक्यूमेंट बाय अ थिंक टैंक विच इज एसोसिएटेड विद ISPP, Indian School of Public Policy. So they are saying कि when our processes within the governance are made in such a manner so that करप्शन करना डिसइंटेंस, मतलब वो डिसइंसेंटिव बन जाए कि यार इसका ना नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा कम है, और अच्छे काम करने का फ़ायदा ज़्यादा है, तो अल्टीमेटली लॉजिकल डिसीजन वो अच्छा काम करने की तरफ लेगा। देखिए, ये कहना आसान है, इसको इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल है। बहुत आसान है कि हाँ भाई, who will disagree with what you are saying? Everyone will say yes. अब उनसे पूछे कैसे करें आप? ये हो सकता है लेकिन थोड़ा दुरूह है कार्य। हमें ये समझाना पड़ेगा पहले कि ग्राउंड लेवल पर अगर हम ये मैसेज कन्वे कर दें कि आपकी बोनाफाइडी मिस्टेक पर आपका एक्शन नहीं होगा, नंबर 1, ठीक है, बिकॉज अदरवाइज वो कहेगा एक गलती हो जाएगी तो मेरी नौकरी चली जाएगी और मैं काम करूंगा तो कोई, ठीक, तो दैट इज 1। नंबर 2, क्या हम एक इंसेंटिव स्कीम डेवलप कर सकते हैं जो कि अच्छे काम करने वालों को रिवॉर्ड कर सके? रिवॉर्ड नेचुरली फाइनेंस करती है सरकार की, सर्टिफिकेट देती है, प्रमोशन पे उसका विचार किया जाता है जी। सो इस तरीके की इंसेंटिव स्कीम्स बन सकती हैं उसके लिए जी। ये हो सकता है जैसे मैंने आपसे कहा, लेकिन ये आसान नहीं है। जैसे मैंने आसानी से आपको ये कह दिया कि बोनाफाइडी मिस्टेक्स पे एक्शन ना हो, यहाँ सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर से बोनाफाइडी मिस्टेक पे जेल चले गए जी। तो अब ये डिस्कशन के लिए अच्छा है, कोई भी एकेडमिक है वो कहेगा ये क्यों नहीं हो रहा। सो एज आई सेड, इट्स इजी टू गिव आइडियाज। कुछ लोगों के मन में सर चल रहा है कि ये बोनाफाइड मिस्टेक क्या होती है, सर उसको एलैबोरेट करेंगे? बोनाफाइडी मिस्टेक ये है कि मैंने किसी डीएम कानून का उल्लंघन तो नहीं किया, लेकिन गलती हो गई सब करने के बावजूद, जो मुझे ओवरसी करना चाहिए था वो मैं नहीं कर पाया। जैसे कोई कागज आया मेरे पास, ठीक है ना, वो ऑन द फेस ऑफ इट ठीक लग रहा है मुझे, है ना, तो ऑन द फेस ऑफ इट मैंने देख लिया वो ठीक है और मैंने उसको अप्रूव कर दिया। मालूम पड़ा उसने फर्जी कागज दिया था मुझे जो कि ऑन द फेस ऑफ नहीं था, तो ये मेरी बोनाफाइडी मिस्टेक है। मैंने ध्यान से उसको देखा, लेकिन उस देखने से मुझे पता नहीं लगा ये कागज फर्जी है, उसके
एडजॉइनिंग जो उसके सर्टिफिकेट्स लगे हैं वो वो फर्जी फर्जी हैं। हमने उसको सही मानते हुए जी काम कर दिया, जी। तो इट इज़ अ बोनाफाइड मिस्टेक। तो सर हमने थॉट से स्टार्ट किया था, फिर आपने 7 पॉइंट्स बताए, फिर हमने कमिटीज़ प्लानिंग की बात की, स्टेक होल्डर्स की बात की, एंड देन हमने इम्प्लीमेंटेशन की बात की। तो आई थिंक इस शॉर्ट क्रिस्प पॉडकास्ट से आपको क्लैरिटी मिली होगी। और भी जो आपके अंदर के सवाल हैं रिगार्डिंग पॉलिसीज, यू कैन शेयर इन कमेंट्स एंड वी आर गोइंग टू शेयर सच थॉट्स इन नेक्स्ट पॉडकास्ट। आप में से कुछ लोगों के कमेंट्स में से जो सवाल होंगे उनको हम विद योर नेम नेक्स्ट पॉडकास्ट में मेंशन करेंगे, सर उसका आंसर दे सकते हैं। थैंक्स फॉर कमिंग। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।